तो चलो नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर क्या, एक तरह से कह सकते हो नई यूनिट, क्योंकि इसमें कई पार्ट हैं। ठीक है, बस अब कंसंट्रेट हो जाओ। तो चैप्टर का नाम क्या है या यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट। तो वैसे तो वर्ड से ही पता चल रहा है। ठीक है, वर्ड से क्या पता चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैट या स्टैटिक्स भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स मतलब आप समझ ही रहे होगे किस में हो चीज, रेस्ट में हो। क्या चीज हो? रेस्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिकली मतलब सिर्फ अगर सिर्फ मीनिंग देखें तो क्या है? चार्ज किस में हो? रेस्ट में हो। उसके बारे में बात करनी है। चार्ज किस में हो? रेस्ट में। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो दो चीजें होंगी। ठीक है, अगर दो चार्जेस हैं, क्या है? दो चार्जेस हैं, तो जाहिर सी बात है अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं आसपास में, तो उनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब सिमिलर चार्ज होंगे तो एक दूसरे पे क्या करेंगे? अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। और अगर डिसिमिलर होंगे तो, सॉरी, अगर सिमिलर होंगे तो रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे। अगर डिसिमिलर होंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? इंटरेक्शन। तो अगर कहीं पे दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है या क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। और दूसरी चीज क्या है? इंटरेक्शन के साथ साथ इफेक्ट्स को भी देखना है। समझ आ रही ना? इफेक्ट्स मतलब जैसे कोई चार्ज है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? वो फील्ड बनाएगा। वो क्या बनाएगा? पोटेंशियल बनाएगा। इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप इस चैप्टर का नाम लिख लीजिए और इसमें पढ़ना क्या है उसके बारे में लिख लीजिए। मैं एक लाइन लिखा दे रहा हूं, लिख लीजिए। चैप्टर का नाम क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें एक लाइन लिख लीजिए, वी विल स्टडी हियर, वी विल स्टडी हियर इंटरैक्शंस, इंटरैक्शंस एंड इफेक्ट्स, interaction and effects of stationary charges, of stationary charges। ठीक है, रुके हुए चार्ज की वजह से इंटरेक्शन और इफेक्ट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ आ रही ना बात? तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड दिख रहा है आपको, कैसा? स्टेशनरी चार्ज। तो सबसे पहले हम चार्ज तो समझ लें। ठीक है, चार्ज होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या है? समझ आ रही ना बात? तो एक चीज आप समझिए, मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बुकों में वो लिखा हुआ है, बस आपको फील दिलाने के लिए, उस चीज को समझाने के लिए। जैसे क्या था, जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशन चैप्टर हम जब पढ़ते हैं तो वो जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वो पार्टिकल की मास प्रॉपर्टी पे बेस्ड चैप्टर है। किस पे? मास पे। और उसमें क्या होता है, न्यूटन बोलते हैं कि अगर दो मासेस हैं, एक m1 है और दूसरा क्या है? m2 है, और उसके बीच की दूरी कितनी है? r है। अगर ऐसा है, दो मासेस किसी डिस्टेंस r पे रखे हुए, तो दोनों, एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो एक मास दूसरे मास को क्या करना चाहता है? खींचना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे मास वाली जो प्रॉपर्टी है, उसमें जो सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगता है वो किस नेचर का होता है? अट्रैक्शन टाइप का। किस तरह का होता है? अट्रैक्शन टाइप का। तो अब क्या हुआ ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मास पार्टिकल की, जिसकी वजह से सिर्फ क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। तो अब ये हुआ ना, जैसे जैसे वक्त बढ़ा तो हमारे पास, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कुछ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में हमें जानकारी हो चुकी थी। ये भी क्या है? पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। पार्टिकल है तो इनके पास क्या होगा? मास होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को वक्त के साथ, मतलब जो वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, जो वक्त किसका था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था,
उस वक्त में इसको नाम दिया गया एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या नाम दिया गया? एलिमेंट्री पार्टिकल। अब एलिमेंट्री पार्टिकल होता क्या है इसको समझ। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब ये होता है कि जिसको और तोड़ा ना जा सके। हालांकि वक्त के साथ जब वक्त आगे बढ़ा ना तो ये पार्टिकल टूटे हैं, न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाता है मॉडर्न में। लेकिन अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में ये तीनों पार्टिकल कैसे हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। समझ आ रहे हैं? तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, इनको और तोड़ा या डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब इन पार्टिकल को यहां पे रखा गया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे रखा, एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे रखा और दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहां पे रखा। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने यहां पे रखा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगा? मास होगा। क्या होगा? मास होगा। तो मास की प्रॉपर्टी की वजह से क्या होना चाहिए था इनको? अगर ये पार्टिकल है ना, पार्टिकल के पास क्या होता है? मास। अगर मास था तो इनको क्या होना चाहिए था? अट्रैक्ट। अगर इसके बीच में मैं स्प्रिंग लगा दूं, क्या लगा दूं? स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग दबनी चाहिए थी, तो दबने के बजाय ये क्या हो गई? फैल गई। अगर फैल गई तो एक चीज आप बताओ, जब न्यूटन ने ये बताया था कि एक मास दूसरे मास को सिर्फ क्या करता है? खींचता है। तो अगर खींचता है तो ये भी तो पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को क्या करना चाहिए? खींचना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल। लेकिन खींचने के बजाय ये क्या हो गया? फैल गया। अगर फैल गया तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? चार्ज है। फिर उसके बाद देखा किसको रख करके? प्रोटॉन को रख करके। ये कौन था? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन के पास भी क्या होता है? दो प्रोटॉन को रखा और इसके बीच में क्या लगा दी? स्प्रिंग लगा दी। अब प्रोटॉन को जब रखा तो इसको क्या होना चाहिए था? मास की प्रॉपर्टी की वजह से दबना चाहिए। ये दबने के बजाय फिर ये भी क्या हो गया? फैल गया। तो इससे क्या पता चला? इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? चार्ज है। तो फील आया चार्ज क्या होता है? समझ आ रहे हैं? तो चार्ज क्या है? किसी पार्टिकल के पास एक हिडन प्रॉपर्टी है। जब एक चार्ज पहले से प्रेजेंट होता है तो दूसरा चार्ज अगर वहां पे आता है तो उस पे क्या दिखता है? इफेक्ट दिखता है। समझ आ रही ना बात? चार्ज क्या है? पार्टिकल के पास कैसी प्रॉपर्टी है? हिडन प्रॉपर्टी है। समझ? जैसे क्या होती है? मास। मास की वजह से ये स्प्रिंग दबने के बजाय ये स्प्रिंग क्या हो गई? खींच गई। समझ आ रही ना? अब एक चीज और देखिएगा, अगली चीज। फिर इन्होंने डिसाइड किया, एक काम करते हैं ना, ऐसा करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्या लेते हैं? प्रोटॉन। क्या लेते हैं? प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखने के बाद ये क्या हो गया? दब गया। अब देखिएगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया था? स्प्रिंग क्या हुई थी? खींची थी। जब दोनों क्या थे? इलेक्ट्रॉन। उतनी ही स्प्रिंग क्या हुई है? फैली है। किसमें? जब दोनों क्या थे? प्रोटॉन। तो इससे एक बात डिसाइड होती है कि नहीं, दोनों के पास ताकत क्या है? सेम है। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे। स्ट्रेंथ वाइज क्या है? सेम है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखा तब ये खींचने के बजाय क्या हो गई? बाहर की तरफ खींचने के बजाय क्या हो गई? अंदर की तरफ दब गई। और उतना ही दबी जितना इन दो केसेस में बाहर की तरफ खींची थी। तो इससे क्या पता चलता है? ये दोनों कैसे नेचर के हैं? डिफरेंट नेचर के। ये दोनों कैसे नेचर के हैं? डिफरेंट नेचर के हैं। तभी तो ये क्या हुआ? जब दोनों, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जा रही? स्प्रिंग दब जा रही। लेकिन जब दोनों सिमिलर थे तो क्या हो जा रही थी? फैल जा रही थी। तो इसका मतलब अगर ये दोनों डिसिमिलर है, अलग अलग है, तो इनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जब कैसे हैं? सिमिलर है, तो उसके बीच में क्या था? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां से एक आइडिया आया कि इनके पास, इन दोनों के पास नेचर क्या है? डिफरेंट है। कैसा है? डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है। ये मैसेज मिल रहा है कि नहीं? अट्रैक्शन की वजह से। समझ आए? तो अट्रैक्शन की वजह से ये पहली बार जहन में ये बात आई कि इन दोनों में क्या हो रहा है? अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो नेचर कैसा है? डिफरेंट है। लेकिन ये दोनों ने मैसेज दिया था कि ये जो ताकत है, मतलब दोनों के पास ताकत है जो चार्ज की, वो कैसी है? सिमिलर है ना, तभी तो बराबर खींची थी दोनों में। समझ आए? इसमें क्या मैसेज मिला थर्ड वाले में? कि दोनों का नेचर क्या है?
अलग है। अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए या सोचने के लिए हमने फिर एक और दिमाग लगाया। हमने सोचा कि एक काम करते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक डिब्बे में पकड़ के रख देते हैं एक साथ ना, डिब्बे में पकड़ के रख देते हैं किसके, एक साथ। जब इन दोनों को एक साथ रखा और यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को रख के देखा, तो ना ही ये अट्रैक्ट कर रहा है ना ही ये रिपेल कर रहा है। तो क्या हो गया, तो अगर ये दोनों पार्टिकल थे तो एक एक मिलके क्या होना चाहिए था, दो। एक एक मिलके क्या हो गए, जीरो। इसलिए हमें एक को पॉजिटिव बोलना पड़ा, दूसरे को निगेटिव। और दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, दोनों को जब जोड़ा तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसीलिए कहते हैं चार्जेस का सम जो होता है वो अलजेबरिक होता है, ना कि अरिथमेटिक। अलजेबरिक मतलब क्या होता है, +1 -1 +2 -2, इस तरह का एडिशन। और जो अरिथमेटिक है वो सिर्फ क्या होता है, 1 + 2 1 + 5 1 + 7 प्लस प्लस एडिशन होता है। कैसा होता है, प्लस प्लस। तो चार्जेस का सम कैसा होता है, अलजेब्रिक होता है। तो चार्ज आप समझ गए, चार्ज किसे कहते हैं। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली एक लाइन लिख लीजिएगा, इससे नीट का क्वेश्चन कोई आएगा नहीं खास, है कि नहीं। तो खाली एक लाइन लिख लीजिए, चार्ज होता क्या है। चार्ज इज ए हिडन प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए हिडन प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए हिडन प्रॉपर्टी, hidden property of a particle, of a particle। किसी पार्टिकल की कैसी प्रॉपर्टी है, हिडन प्रॉपर्टी है, ठीक है, चार्ज। अब इसके बाद देखिएगा, अब हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज की, ठीक है। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी जो मैंने बताया, तो वो क्या है, चार्जेस का जो एडिशन है वो कैसा होता है, अलजेब्रिक होता है, ना कि अरिथमेटिक। तो पहली लाइन लिख लीजिएगा, एडिशन ऑफ चार्जेस इज, एडिशन ऑफ चार्जेस इज, एडिशन ऑफ चार्जेस इज अलजेब्रिक, नॉट अरिथमेटिक, ठीक है, नॉट अरिथमेटिक। अलजेब्रिक सम होता है, अरिथमेटिक नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड लिखिएगा, सेकंड, चार्ज ऑलवेज विल बी कंजर्व्ड, चार्ज ऑलवेज विल बी कंजर्व्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑलवेज विल बी कंजर्व्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा इसको, कंजर्वेशन को, ये चीज फील करिएगा, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। इस बात को समझिए, मेरी तरफ कंसंट्रेट करिएगा, ठीक है। दो तरह का आपने न्यूक्लियस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक स्टेबल होता है और दूसरा कैसा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो अगर स्टेबल न्यूक्लियस से बना हुआ एटम है, किसे, स्टेबल न्यूक्लियस वाला, ये एटम है, इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा एटम है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखना, अगर ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर मान लेते हैं कुछ चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाते हैं, जैसे मान लेते हैं यहां से टूट करके, इस वाले एटम से टूट करके दो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो अच्छा, शुरुआत में कोई भी एटम होता है वो कैसा होता है, कोई भी एटम हो, कोई भी बॉडी हो, जनरली कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। जनरली कैसी होती है, न्यूट्रल। अगर यहां से दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, दो पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, दो
नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल जो टोटल चार्ज थे वो अभी भी क्या है, सेम है। तो टोटल चार्ज कंजर्व है कि नहीं है कि नहीं? तो बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकता है, चार्ज जा सकता है, लेकिन ओवरऑल नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। ना चार्जेस को क्रिएट कर सकते, ना चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते। ये कब का केस है, कब बोल सकते हो, जब न्यूक्लियस कैसा हो, स्टेबल हो। कैसा हो, स्टेबल। लेकिन अनस्टेबल के केस में आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो या फिजिक्स की मॉडर्न पढ़ोगे आप फिजिक्स की, तो लास्ट में जाकर के मॉडर्न में एक बात पढ़ी जाती है कि बीटा पार्टिकल जो है वो टूटता है। अच्छा, जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो इतनी बात तो सुनी होगी केमिस्ट्री में, अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल गामा रेज निकलती रहती है। तो वो इसलिए रेज निकलती हैं ताकि ये न्यूक्लियस स्टेबिलिटी से किधर जाना चाहता है, किस तरफ जाना चाहता है, वो सॉरी अनस्टेबिलिटी से किधर जाना चाहता है, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, इसलिए वो क्या निकालता रहता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकालता रहता है। तो वो जो बीटा निकल रहा है ना, वो जो बीटा है उसमें क्या छिपा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और एक, तो अब आप देखिए वो बीटा जा रहा है ना, तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। तो चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन किसमें, पेयर में। और किसमें क्रिएट कर सकते हो, पेयर में। तो चार्जेस को पेयर में डिस्ट्रॉय और पेयर में क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन अभी भी नेट चार्ज क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा ना। तो अनस्टेबल के केस में क्या कर सकते हैं हम, चार्जेस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन स्टेबल के केस में हम चार्जेस को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। समझ? तो उस लाइन को अभी लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी बातें करने जा रहे हैं अभी फिलहाल किस पे करने जा रहे हैं, स्टेबल। समझ आ रही ना? वो मॉडर्न का पार्ट है, मॉडर्न में हम देख लेंगे, ठीक है। अब आगे लिखिएगा तीसरा, चार्जेस कैन बी क्वांटाइज्ड। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्जेस कैन बी क्वांटाइज्ड। चार्जेस कैन बी क्वांटाइज्ड मतलब चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, क्वांटाइज मतलब गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखना ध्यान से। चार्जेस को हम क्वांटाइज कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक बॉडी है और ये एक दूसरी बॉडी है, दोनों अभी फिलहाल कैसी है, न्यूट्रल है। दोनों बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस ना, और यहां पे 2 क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। समझ आ रही ना बात, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन इस पे कैसा आ गया, माइनस, और इस पे 2 किस पे आ गया, प्लस चार्ज। समझ आ रही ना बात। तो अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो देने का तरीका है एक बॉडी से, अच्छा चार्ज करने का जो बॉडी का तरीका होगा ना, वो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ इतना होगा कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, कभी पॉजिटिव को निकाल या दे नहीं सकते। किसी बॉडी को अगर चार्ज कर सकते हो तो सिर्फ कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल करके या इलेक्ट्रॉन दे करके। अगर इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को ले दे के चार्ज नहीं किया जाता। समझ आ? तो एक बात क्लियर है ना। तो अब आप देखिए, जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा। या किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो 1 2 3 दोगे, कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, नहीं ना, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे। तो यही है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, किसी बॉडी को अगर चार्ज दे रहे हैं या उससे चार्ज ले रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और वो चार्ज कितने के बराबर होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। समझ आ रही ना बात। ई क्या है, एक चार्ज, एक पार्टिकल के मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या एक प्रोटॉन पे चार्ज, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले होगे उतना एन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। एन कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, एन कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये पूरा पूरा क्या होगा, कंप्लीट नंबर होगा, इंटीजर होगा। समझ आ रही ना बात। तो इससे पता चलता है चार्ज कभी कंटिन्यूअसली नहीं दे सकते किसी बॉडी को। कंटिन्यूअसली मतलब किसी बॉडी को एक चार्ज दे सकते हो,
दो चार्ज दे सकते हो, लेकिन इसके बीच वाला नहीं दे सकते। तो कंटिन्यूअस चार्ज कर सकते हो किसी बॉडी को? नहीं कर सकते। तो किसी बॉडी को चार्ज करना या डिस्चार्ज करना ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। समझ आ रही ना बात? तो इसको लिख लीजिए फार्मूले को, Q इज इक्वल टू एन। समझ आ रही ना बात? चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं? क्वांटाइज कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? ठीक है। अगर किसी बॉडी से चार्ज निकाला है तो उस बॉडी पे कैसा चार्ज होगा? प्लस, तो प्लस एन ही यूज करना, और जितना नंबर निकाला है वो एन नंबर रख देना। और अगर किसी बॉडी को दिया है तो कौन सा लेना? माइनस यूज करना। समझ आ रही ना बात? ये बात हो गई, ठीक। अब इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी लिखिए। चौथी प्रॉपर्टी, चार्ज इज independent of velocity। independent of velocity। जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी चार्ज है ना, वो वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क नहीं पड़ता? लेकिन जो मास होता है ना, क्या चीज? मास, उस पे फर्क पड़ता है वेलोसिटी से। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये इक्वेशन दी थी, देखना ध्यान से। m नॉट क्या होता है इसमें? रेस्ट मास। कौन सा मास होता है? रेस्ट मास। बढ़िया से समझिएगा, m नॉट क्या होता है? रेस्ट मास। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आप जानते हो कितना होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और m जानते हैं क्या है? जिस स्पीड पे चलेगा उस स्पीड पे इसका मास। अगर मान लेते हैं पार्टिकल की v बराबर हो गई, स्पीड बराबर हो गई किसके? c के, तो ये क्या हो जाएगा? c स्क्वायर। तो c स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। और कोई भी चीज डिवाइड बाई 0 क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। अगर कोई चीज की स्पीड, किसी पार्टिकल की स्पीड कितने के बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो उसका मास बढ़ के क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मास किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड पे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी पार्टिकल का मास क्या होगा? बढ़ता है। लेकिन चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ लिखिएगा, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज इज independent of frame of reference। charge is independent of frame of reference। इसका मतलब आप समझ रहे हो? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो, एक बात बढ़िया से समझना, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले कसम खा रखी है, जानते हैं क्या? कि हम स्टैटिक चार्जेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मतलब रुके हुए चार्जेस की बात करने जा रहे हैं। तो अगर हमने ये कसम खा ली है, ठीक है, तो एक बात समझिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये होता है, जैसे क्या होता है ना, किसी चीज को एक आदमी, देखो इस चीज को फील करना थोड़ा सा, जैसे एक आदमी ये है और एक आदमी ये है, ठीक है, और एक थर्ड आदमी यहां नीचे है, ठीक है। ये वाला मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और ये वाला भी 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। अच्छा, ये बताओ, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। दोनों क्या कर रहे हैं? 5 से आगे जा रहे हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में भाग रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। तो ऐसे ही अगर अलग अलग रेफरेंस से आप देखोगे तो हो सकता है चार्ज और आपको किसी फ्रेम से कहां दिख रहा है? रुका हुआ, तो दूसरे फ्रेम से क्या दिखेगा?
चलता हुआ, लेकिन चार्ज की वैल्यू नहीं बदलेगी। चलने से प्रॉपर्टी बदल सकती है। चलने पे कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी। चलने पे कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है। और रुकने पे कौन है? इलेक्ट्रोस्टैट। तो चार्ज की वैल्यू तो वही रहेगी। अगर 10 कूलाम चार्ज है ना, या 20 कूलाम चार्ज है ना, तो किसी भी फ्रेम से देखोगे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन हो सकता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाए? बदल जाए। हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बजाय मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर दे। समझ आई बात? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ जाए। समझ आ रही ना बात? ये बात क्लियर रहेगी? समझ आ रही ना बात? ये तो हो गई प्रॉपर्टीज। अब कुछ पॉइंट स्टार मार्क करके छोटे छोटे लिख लीजिए। पहला मार्क लिख लीजिए, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। अब दूसरी चीज, चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम। अब मुझे लिखना है क्या? डायमेंशन। क्या लिखना है? डायमेंशन। तो डायमेंशन लिखने से पहले एक चीज हम और पढ़ते हैं। जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं तो चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है या फिर फंडामेंटल है, ये भी चीज हमसे पूछी जा सकती है। तो एक चीज आप समझिए, करंट इज इक्वल टू होता है, ये आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाऊंगा। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। अब जिसने जिसने पढ़ा है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसको ये बात पता है कि करंट और टाइम, एक मिनट ध्यान से, करंट और टाइम ये दोनों एसआई के अकॉर्डिंग फंडामेंटल है। किस सिस्टम के अकॉर्डिंग? एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है? फंडामेंट। और दो फंडामेंटल से अगर कोई क्वांटिटी आती है तो उसे क्या बोलते हैं? डिराइव। तो ये जो क्यू है ना, ये क्या है? डिराइव्ड। कैसी है? डिराइव्ड। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। कौन से सिस्टम? एसआई सिस्टम। तो एक मिनट, अगर क्लियर है ना, ये जो चार्ज है, ये किससे बना हुआ है? दो फंडामेंटल, करंट और टाइम। दो फंडामेंटल से जो चीज बनी होती है वो क्या कहलाती है? ड्राइव कहलाती। तो चार्ज एसआई के अकॉर्डिंग ड्राइव, क्योंकि एसआई का वो 7 क्वांटिटी का टेबल था ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। समझ आए? उसमें ये दोनों आते हैं। तो ये एसआई के अकॉर्डिंग है। लेकिन और सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा तो ये मे भी ड्राइव हो सकता है और मे भी फंडामेंट। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, बस समझाने के लिए इस बात को कह रहा हूं। जैसे मैंने बोला ये फला आदमी बहुत शरीफ है, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग है। आपके अकॉर्डिंग होगा, इस बात की गारंटी। तो आप क्या बोलोगे? अगर अगर जैसे एक मिनट के लिए अगर मैं कहता हूं कि फला शख्स बहुत ईमानदार है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे क्या? मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी। समझ आए? तो ये एसआई के अकॉर्डिंग क्या है? एक मिनट यार, एसआई के अकॉर्डिंग क्या है? डिराइव है चार्ज। तो ये डिसाइड हो गया। अब इसके बाद इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो चार्ज है। अच्छा, करंट की डायमेंशन क्या होती है? एम्पियर। और टाइम की तो आप कैसे दिखाते हो? कैपिटल टी। तो ये क्या हो गई? चार्ज की डायमेंशन। समझ आ रहा? और एक चीज और लिख लो, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। क्या होती है? स्केलर। तो इतनी चीजें चार्ज के बारे में लिख लो। ठीक है, हो गया।
एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक गरम गरम है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताजा ताजा। ठीक है, लिखिएगा। इफ 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 Q इज इक्वल टू 19.2 इंटू 10 to the power -19 कूलम। इफ Q इज इक्वल टू इतना कूलम, then find the number of charges, then find the number of charges। ठीक है, then find the number of charges। अगर किसी बॉडी पे इतना चार्ज है तो आप ये बताइए उसमें नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे कर लो, 19.2 इंटू 10 to the power -19 इज इक्वल टू n, और e कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -19। ये तो कट जाएगा और इसको डिवाइड कर लो, n इज इक्वल टू 19.2 डिवाइड बाई 1.6, कितना आ गया ना, कितना आएगा 12 इलेक्ट्रॉन उससे निकाले या 12 इलेक्ट्रॉन उसको दिए गए। समझ आ रही ना बात? चलो, यहां तक हो जाने के बाद हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा। हो गया ना, हेडिंग डालिए, मेथड्स टू चार्ज ए बॉडी। मेथड्स टू चार्ज ए बॉडी। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए, कंडक्शन मेथड। क्या चीज? कंडक्शन मेथड। ठीक है, कंडक्शन मेथड। ठीक है, कंडक्शन मेथड। ठीक, समझिए कंडक्शन मेथड होता क्या। ठीक, जैसे मान लेते हैं, एक चीज अभी फिलहाल थोड़ा सा रट लीजिए, अभी कुछ दिन जब क्लास चलेगी तो कुछ दिन बाद वो चीज एक्सप्लेन मैं करूंगा। ठीक है, जब भी कोई मेटेलिक बॉडी होगी, कैसी होगी, मेटेलिक बॉडी, उसको जब भी आप चार्ज दोगे तो उसका सारा चार्ज अंदर रहने के बजाय सरफेस पे चला जाएगा। अभी इस बात को जहन में रखिए, बाकी आगे समझ आ जाएगा क्यों ऐसा होता है। समझ आ रहे? जब भी किसी मेटेलिक बॉडी को चार्ज दोगे तो वो चार्ज कहां पे चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, अंदर नहीं रहेगा बॉडी के। तो अगर मान लेते हैं एक स्फीयर ये है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, चार्ज दिया, तो सारे चार्ज कहां पे चले जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे। यहां पे सरफेस पे चार्ज आ गया। ठीक है, सरफेस पे चार्ज आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये कैसा है, चार्ज बॉडी। अब एक न्यूट्रल बॉडी यहां पे रखी है, ये कैसी है, न्यूट्रल। ये कैसी है, न्यूट्रल है। अब मैंने क्या किया, एक मेटेलिक रॉड ली, ये रॉड कैसी होगी, मेटेलिक। अगर मैं मेटेलिक रॉड से इसको जोड़ दूं, क्या कर दूं, रॉड से इसको जोड़ दूं, तो ये रॉड किसकी बनी हुई है, मेटल की ना। और ये दोनों स्फीयर भी कैसे हैं, मेटेलिक है। एक चार्ज है और दूसरा कैसा है, अनचार्ज। अब अगली बात सुनिएगा, मेटल की खासियत क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल का जो न्यूक्लियस है ना, अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के बांधे रखने में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, फ्री छोड़ रखा है। जैसे कुछ पेरेंट्स भी होते हैं कभी कभी, है कि नहीं। तो क्या होता है, कुछ लोग अपने लड़के को बहुत जबरदस्ती करते हैं, पढ़ो, और कूटते भी है। और कुछ लोग कहते हैं पढ़े चाहे ना पढ़े, है कि नहीं, नॉर्मल। तो ऐसे ये मेटल का न्यूक्लियस कैसा होता है, बहुत ही अपने इलेक्ट्रॉन को क्या दे रखा है, छूट दे रखा है, फ्री है।
तो अगर फ्री है इसके पास तो ये तुरंत ये खींच के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा, जहां से इलेक्ट्रॉन खींच के आया वहां पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, आगे वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आगे वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के ये खुद क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। फिर ये कहां दिखने लगेगा पॉजिटिव चार्ज, इधर वाले पे। समझ आ रही ना। फिर ये आगे से इलेक्ट्रॉन खींच के ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, और ये पॉजिटिव चार्ज किसको चला जाएगा। समझ आ रही ना बात। तो अगर ये मेटल रॉड किस में आई, कांटेक्ट में, तब जाके ये चार्ज चल के इधर से कहां ट्रांसफर हो गया, इधर चला गया। तो इधर से इधर चला गया। अब इस रॉड को हटा दीजिए तो पॉजिटिव इस पे आ गया ना, तो ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज। तो ये कौन सा मेथड था, कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड स्पेशली किसके लिए यूज्ड होता है, कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स, जब भी कंडक्टर मतलब मेटल, नॉन कंडक्टर मतलब नॉन मेटल। क्लियर रहेगा। तो ये किसके लिए यूज होता है, मेटल्स के लिए। तो पहला इसमें पॉइंट लिखिएगा, कंडक्शन मेथड में इट इज यूज्ड फॉर मेटल्स, और ब्रैकेट में मेटल्स के आगे लिख लीजिएगा कंडक्टर। इट इज यूज्ड फॉर मेटल्स, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, कंडक्टर्स। जब किसको चार्ज करना हो, कंडक्टर को। ठीक है। अब अगली चीज सुनिएगा, ये हो गया कंडक्शन मेथड। अच्छा, दूसरा और कोई मेथड आपने सुना है, इंडक्शन बाद में, उसके अलावा और कोई, रबिंग सुना होगा। कौन सा मेथड, रबिंग। तो हेडिंग डाल लीजिए रबिंग मेथड। इसको बनाना था, हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा कर लीजिए, रबिंग मेथड। कौन सा मेथड, रबिंग मेथड। ठीक है, रब करना मतलब, ठीक है, रबिंग मेथड। ठीक है। रबिंग मेथड में देखिएगा क्या होगा। रबिंग मेथड में जब आप दो बॉडी को आपस में रगड़ोगे, दोनों अलग अलग बॉडी है, एक मिनट इधर कंसंट्रेट करना। अगर दो अलग अलग बॉडी है और उनको आपस में रगड़ोगे, ये एक मार्कर है और ये एक अलग मटेरियल की बनी हुई है, दोनों को ऐसे रगड़ेंगे तो रगड़ने पे क्या पैदा होती है, हीट। क्या पैदा होती है, हीट। अब क्या होगा, वो हीट जो है वो क्या करेगी, हीट क्या है, एनर्जी है। अब वो जो हीट जनरेट हुई है, एनर्जी जनरेट हुई, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेके भागेगा। इलेक्ट्रॉन का काम ही यही है ना, अगर थोड़ा सा एनर्जी पाया तो वो भागना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही जब रबिंग करोगे, रब करने के बाद वहां पे क्या जनरेट होगी, हीट, और हीट जनरेट होने से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब क्या है, ये दो मटेरियल है ना, दो एटम है। अगर दो एटम है तो एक एटम ये हो गया और दूसरा एटम ये वाला मान लेते हैं, ये वाला क्या है, दूसरा एटम, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अगर दो अलग अलग एटम है, दो क्या है, अलग अलग एटम जिनको आप रग रहे थे, अब इसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा, और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत एक न्यूक्लियस के पास क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मान लेते हैं इस वाले के पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, छीन लेगा। अच्छा, ऐसे छीन पाना आसान था, नहीं था। रगड़ने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री। अब फ्री को खींच पाना क्या है, आसान है। तो ये आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, छीन लेगा, और ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। समझ आ रही ना बात। तो एक जवाब देना, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक बात बताना, ये किसके लिए मेथड है, इंसुलेटर के लिए या मेटल के लिए। ये स्पेशली किसके लिए है, इंसुलेटर्स के लिए। किसके लिए। अच्छा, एक बात बताओ, अब अगली बात सुनना, एक मिनट ध्यान से, मैं जवाब दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं अगर ये दोनों मेटल्स होते, मेटल्स की खासियत क्या होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को आजाद छोड़ रखता है, फ्री।
तो इसका मतलब अपने ही इलेक्ट्रॉन से इनको नफरत है, तो इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ किसी के पास है कि इंटरेस्ट है, वो पहले से ही उसको क्या छोड़ रखा है, आजाद कर रखा है ना। तो अगर दोनों मेटल्स होंगे तो आपको रबिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला। एक का क्या होना, एक मिनट, एक मान लेते हैं क्या है, इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर का एटम, इंसुलेटर का जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तेजी से पकड़ रखता है। अगर ये मेटल है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, अगर हल्का सा रगड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो रबिंग के लिए एटलीस्ट एक इंसुलेटर होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए रबिंग में एक लाइन, रबिंग में, रबिंग मेथड में इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, it is used to charge insulators, insulators, ठीक है, इंसुलेटर्स। और ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में जिन दो बॉडी में रबिंग होगी एटलीस्ट वन बॉडी क्या होना चाहिए, इंसुलेटर। तो लिखिए ब्रैकेट में एटलीस्ट वन बॉडी, एटलीस्ट वन बॉडी, एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी इंसुलेटर, एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी इंसुलेटर। दोनों में से एटलीस्ट एक बॉडी क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। क्लियर है ना। अब अगली चीज समझिएगा इसके आगे की, ठीक है। कान कहाँ है बंद किए, नहीं सुनना है क्या? अगली चीज समझिएगा, देखना ध्यान से। ये हो गया। अब अगला कौन सा मेथड होगा, इंडक्शन। अगला कौन सा होगा, इंडक्शन मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिए, इंडक्शन मेथड। देखो इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड को समझिएगा ध्यान से, एक मिनट देखो, पहले समझ लो फिर उसके बाद छापना। अगर मान लेते हैं ये दो, चलो अगर ये मान लेते हैं ना हमारे पास ये क्या है, एक चार्ज बॉडी है। अब यहाँ पे ये वाली जो बॉडी है दूसरी वाली, ये मान लेते हैं मेटेलिक है। कैसी है, मेटेलिक। और ये बेसिकली है कैसी, मेटल की, और साथ साथ में कैसी है, न्यूट्रल। कैसी है, न्यूट्रल है। समझिएगा इस बात को, ये वाली कैसी है, न्यूट्रल, और किसकी बनी हुई है, मेटल की। तो अगर ये न्यूट्रल है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसके अंदर कैसा है, प्लस और माइनस क्या है, बराबर है। अब ये प्लस क्या करेगा, अच्छा मेटल्स के पास क्या चीज फ्री होती है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से अंदर से नेगेटिव चार्जेस यहां पे सरफेस पे खींच के चले आएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस कहां चले जाएंगे, जितना नेगेटिव इधर खींच के आएगा इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर क्या हो जाएगा। नहीं समझ आई बात, क्लियर है ना। तो इधर से अंदर, अंदर तो न्यूट्रल था, यहां से नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव्स को खींच के ले आएगा, और पॉजिटिव कहां पे दिखने लगेगा, बाहर। मेटल के अंदर का भी चार्ज, यही तो कसम खिलाई है, बाकी धीरे धीरे समझ आ जाएगा क्यों। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो अभी भी इस पे नेट चार्ज क्या है, जीरो है। मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने अर्थ कर दिया, क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, अर्थ से जोड़ दिया। अब अर्थ के पास क्या होता है, अर्थ के पास क्या होता है यार, फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगी ना। ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, और खींच के ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। अच्छा इससे पहले कैसा था, न्यूट्रल, अर्थ से क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर इस कनेक्शन को तोड़ दोगे तो इस पे क्या दिखने लगेगा, चार्ज। तो ये कौन सा मेथड है, इंडक्शन। इसमें बॉडी कांटेक्ट में आई नहीं। इंडक्शन से हमने क्या पैदा किया, एक मिनट, इंडक्शन से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। इधर क्या हो गया, नेगेटिव, उधर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर अर्थ से जोड़ के इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो ये बगैर हालांकि इसमें दोनों मेथड इन्वॉल्व है,
पहले ये क्या किया, इंडक्शन मेथड से हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर चार्ज किससे चढ़ाया है, कंडक्शन मेथड से। समझ आए? तो ये मेटल को हमने क्या किया, तो बेसिकली इंडक्शन मेथड मेटल्स के अंदर क्या पैदा करता है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पैदा करता है? अगर यही बॉडी नॉन मेटल की बनी होती और सेम काम होता तो देखे क्या होगा। एक मिनट पहले इसको समझ लो, फिर उसके बाद लिखना, ठीक है। जैसे ये न्यूट्रल बॉडी थी, यही बॉडी, ये ये नॉन मेटल थी। कैसी थी? नॉन मेटल की। और ये कैसी थी? न्यूट्रल। ठीक है। अब यहां पे आपने क्या लगा दिया, यहां पे एक चार्ज बॉडी लाके रख दी इसके बगल में, और इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो, ये जो नॉन मेटल्स है, इसके ये नंबर ऑफ एटम से बना होगा। किससे बना होगा? एटम से। अब क्या खासियत होगी, ध्यान से समझिएगा, एक एटम को लेके पहले समझते हैं। आपने केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ी होगी, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्लाउड में घूमता है। क्या होता है? वो तो बोर अंकल का जो वो वाला मॉडल था ना कि ऑर्बिट वाला, वो तो फेल हो गया था ना। ऐसे ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। तो जब यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला चार्ज आएगा, ये वाली चीज इस एटम के करीब में, ये वाली चीज, तो क्या सीन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अच्छा ये बताओ, ये नेगेटिव चार्जेस का क्लाउड है, यहाँ सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कहाँ पे है, यहीं जहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ये एटम अभी फिलहाल क्या है, न्यूट्रल है। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किधर खींच देगा, इधर की तरफ। तो ये जब क्लाउड को खींच देगा, ऐसे कर देगा अंडे जैसा, तो नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज किधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इसके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, डाइपोल। क्या क्रिएट हो जाएगा? तो इंडक्शन मेथड से, अब इसमें देखो ऐसे नंबर ऑफ एटम होंगे, तो यहां पे नंबर ऑफ क्या क्रिएट हो जाएगा, डाइपोल। नंबर ऑफ क्या क्रिएट हो जाएगा, इस तरह से क्या क्रिएट हो जाएगा। तो दो काम कर रहा है, अगर मेटल्स है तो इंडक्शन मेथड उसके अंदर क्या कर रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर नॉन मेटल है तो इसके अंदर क्या पैदा कर रहा है, डाइपोल्स। अब इन डाइपोल्स को हम जानते हैं कहां पे यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट, इसका यूज और इसका यूज, समझ आ रही ना? आपको दिखेगा कहां पे, कैपेसिटर में। आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, कैपेसिटर के अंदर हम इंसर्ट करते हैं अगर डाई इलेक्ट्रिक। कैपेसिटर कौन सी डिवाइस है, चार्ज को स्टोर करने की, चार्ज को अपने अंदर रखने की। तो ये जानते हैं ये मदद करेगा, उसमें किस तरह से मदद करेगा वो कैपेसिटर में। अभी फिलहाल हमारा क्या है, मोटिव खाली इतना है, इंडक्शन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अगर मेटल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नॉन मेटल है तो हम क्या पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं डाइपोल्स। एप्लीकेशन आगे देखेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। यहां पे क्या होगा, अगर मेटल है तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर नॉन मेटल है तो क्या होगा, क्रिएट डाइपोल। ठीक है। यहां तक क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? अगली चीज देखिएगा, ठीक है, हो गया ना, हेडिंग डालिए, इसको इरेज कर दूं मैं, है, इस चीज को, गोल्ड
लीफ एक्सपेरिमेंट। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या है। ठीक, इरेज कर दूं मैं, ठीक है। देखो, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या है ना कहानी, एक मिनट इधर कंसंट्रेट करिएगा, ठीक है। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक जार है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर वैक्यूम है, कुछ है नहीं, खाली है एकदम पूरी तरह से, ठीक है। अब क्या होता है, एक मेटल यहां से, ठीक है, यहाँ पे एक मेटल है, मेटल की रॉड टाइप, ठीक है। और इसमें इंड पे दो पत्तियां लगी हुई है गोल्ड की, किसकी, गोल्ड की दो पत्तियां लगी हुई है, देखो ऐसे, ठीक है, पैरेलल, ये पत्ती ऐसे है, ठीक है, इस तरह से, समझ आ रही ना बात। अब अगली चीज देखिएगा, और यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे गोल सा कर दिया, ये पूरा क्या है, ये वाली चीज किसकी बनी हुई है, मेटल की, किसकी बनी हुई है, मेटल की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से, इस एक्सपेरिमेंट को समझिएगा बढ़िया से। अब हम क्या करते हैं, एक रॉड, चार्ज रॉड इसके पास लाते हैं, कैसी रॉड, चार्ज रॉड, ठीक है। ये लीफ है, इसी को बोलते हैं लीफ, पत्ती, और ये किसकी बनी हुई है, गोल्ड की, किसकी है, गोल्ड की, और ये चीज क्या है, मेटल है। अब जब चार्ज रॉड को यहां पे लाओगे तो ये मेटल है, तो इसके पास क्या चीज अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को यहां पे खींच लेगा ना, तो फिर क्या सीन होगा, आगे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ना। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आगे से किसको खींचेगा, नेगेटिव को, और खुद क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो यहां पे क्या दिखने लगेगा, पॉजिटिव ना। फिर ये कहां से खींचेगा नेगेटिव, आगे से, तो ये पॉजिटिव किधर चलता जा रहा है, नीचे जा रहा है, और आके कहां चला आएगा, पत्ती पे आ जाएगा, इस गोल्ड की पत्ती जो है उस पे आ जाएगा, तो इसका पैर क्या हो जाएगा, इस तरह से, है कि नहीं। तो इससे क्या पता चल जाएगा, ये जो रॉड इसके करीब आई थी वो कैसी थी, चार्ज थी, कैसी थी, चार्ज। अच्छा ये बताओ, अगर ज्यादा ऐसे पत्ती ज्यादा फैल जाएगी तो क्या पता चलेगा, चार्ज ज्यादा है, रॉड पे चार्ज क्या था, ज्यादा। अगर अगर यहाँ पे ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो यहाँ से ज्यादा नेगेटिव खींचेगा, समझ। तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज चल के आएगा, ज्यादा चार्ज चल के आएगा तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है, पहली बात, जो बॉडी इसके करीब आई है वो चार्ज है या अनचार्ज, और दूसरा क्या चीज, चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम। तो लिख लीजिए, और किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कौन सा मेथड, एक मिनट, एक मिनट बताओ, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ये, रिपल्शन, कौन से कौन से, रिपल्शन मेथड पे। तो तीन चीजें इसके बारे में लिख लीजिए, पहली बात, इसको बना लीजिए, फिर मैं लिखाता हूं। अच्छा, लिखा दें, पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद फिगर बना लीजिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, it is used to check, it is used to check, it is used to check whether the body is charged or uncharged. It is used to check whether the body is charged or uncharged, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। और दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज क्या पता चलती है,
स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। और तीसरी चीज, इसकी ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रिपल्शन। लिख लीजिए, इट वर्क्स बेस्ड ऑन रिपल्शन, इट वर्क्स बेस्ड ऑन रिपल्शन मेथड, इट वर्क्स बेस्ड ऑन रिपल्शन। इट वर्क्स बेस्ड ऑन रिपल्शन। अब हेडिंग डालो जिसका फार्मूला, हाँ इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद जिसका फार्मूला सबको पता होता है, कूलॉम्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या चीज? व्हाट्सएप देखा हूं। हो गया? बोले नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालिए कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ। ठीक, ये समझना कूलॉम्स लॉ होता क्या है। तो जैसे न्यूटन ने दिया था मास के बारे में, न्यूटन ने क्या बोला था कि अगर दो मास हैं, एक m1 है और दूसरा m2 है, और इसके बीच की दूरी क्या है? r है। तो इन्होंने बोला था एक मास दूसरे मास को खींचेगा, किस फोर्स से खींचेगा? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g क्या है? कांस्टेंट। इसका नाम क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस g की वैल्यू कितना होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। समझ आ? ऐसे ही कूलाम ने दिया था। कूलाम ने किसके लिए दिया था? इलेक्ट्रोस्टैट के लिए। इन्होंने बोला था कि अगर दो चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा कितना है? Q2, और इसके बीच की दूरी कितना है? R है। तो ये जो फोर्स होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और वो कितना लगाएगा? देखो, 1/4π एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, यहां पे जो एप्सिलॉन होगा वो एप्सिलॉन m होगा। क्या होगा? एप्सिलॉन m। अब ये जैसे यहां पे g था ना, वैसे यहां पे इसको ओवरऑल को क्या बोला जाता है? k बोला जाता है। अब बचा क्या? यहां पे मास था, तो यहां पे क्या है? चार्ज, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतनी चीज किसके बराबर होती है? k के बराबर। समझ आ रही ना बात? अब यहां पे एक चीज है, ये जो g है, g है, अगर दो मासेस रखे हुए उसके बीच में कोई भी मीडियम हो ले, कोई भी मीडियम आए, उससे इसके फोर्स पे, दोनों एक मास जो दूसरे मास पे फोर्स लगाएगा उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मीडियम से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो चार्जेस के बीच में अगर मीडियम अलग अलग होगा तो फोर्स की वैल्यू पे क्या होगा? फर्क पड़ेगा।
अभी बता रहा हूं। ये पूरा अभी ओवरऑल आप किस नजर से देख रहे हो? के, जैसे यहां पे जी है, यहां पे क्या है? के है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। मैं बता रहा हूं, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर है ना? तो इस जी की जगह पे क्या है? के। अब एक फर्क देखो, ये वाला जो जी था वो मीडियम पे डिपेंड, और ये वाला जो के है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। समझ आ रही है? एक फर्क समझ आया? अब अगली चीज समझिएगा, ये जो एप्सिलॉन एम होता है, ये जो एप्सिलॉन एम है वो किस पे डिपेंड करता है? मतलब कहने का सेंस ये है, ये जो कूलाम कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। अगर दो चार्जेस के बीच में मीडियम अलग अलग होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ आ रही ना बात? 5 मिनट के लिए थोड़ा सा आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है? एक एक स्टेप वाइज चलेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, छापो मत। अगला स्टेप देखना, थोड़ा सा मैं ये अपनी तरफ से बता रहा हूं फील के लिए। ये वाली चीज आपको इतने में ये चीज क्या दिख रही है, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा इस फार्मूले का। ये 1/4 पाई क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 1/4 पाई है क्या? थोड़ा सा बताना है। जैसे बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे ये मास है ना, इस मास को क्या कर रहा है? खींच रहा है। जनरली हमने देखा है, अगर मुझे आपको धकेलना हो तो मैं क्या करूंगा? कांटेक्ट में आना चाहिए ना। तो अगर ये मास इस मास को खींच रहा है अपनी तरफ, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है ऐसा कॉन्सेप्ट हम अपने जहन में ले सकते हैं ना, कि इसका हाथ जाता होगा खींच के लाता होगा मुझे दिख। उसी को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? फील्ड। तो एक मास जब इस मास को अपनी तरफ खींच रहा है तो इसकी क्या निकली हुई है चारों तरफ? फील्ड। अब ये फील्ड इसको क्या कर रही है? खींच रही है। तो ऐसे ये चार्ज जो है अपनी चारों तरफ क्या बनाता है? फील्ड। अब इसमें जब दूसरा चार्ज रखा जाएगा तो उसको अगर खींचने लायक होगा तो खींचेगा, रिपेल करने लायक होगा तो रिपेल करेगा। समझ आए? तो अच्छा ये बताओ, जब ये चार्ज अपनी फील्ड बनाएगा, जैसे यहां पे चार्ज रखो तो चारों तरफ बनाएगा ना, तो चारों तरफ वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है? 4 पाई। लेकिन एक चार्ज जो बगल में रखा हुआ है उसको धक्का देने के लिए कितने लाइन की जरूरत है? अच्छा, लाइनें कितनी निकल रही है? एक चार्ज से 4 पाई ना, कितने एंगल पे निकल रही है? 4 पाई एंगल पे। लेकिन जाके रिपेल या अट्रैक्ट कौन कर रही है? एक लाइन। तो वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई। नहीं, वो ये वाला एंगल होता है, वो सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको फील आएगी। ठीक है, इस बात को अगर आप समझोगे ना तो आपको फील आएगा। मैं कह रहा हूं, ये चार्ज क्या बना रहा है अपने चारों तरफ? फील्ड बना रहा है। तो जब चारों तरफ फील्ड बनाएगा ना, तो इस चार्ज को धकेलने या खींचने के लिए कितने हाथ की जरूरत होगी? एक ना। तो जो फील्ड निकल रही है वो कितना निकल रही है? 4 पाई। धकेलने और खींचने में यूज कितना हो रही है? 1/4 पाई। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1/4 पाई। समझ आ रही ना बात? अब बात आती है ये एप्सिलॉन एम की। किस चीज की बात आती है? एप्सिलॉन एम की। एप्सिलॉन एम जो है, इसके बीच में जो मीडियम होगा, इस वाले के बीच में जो मीडियम होगा, और इसको एक वर्ड से बुलाते हैं हम, इसके बीच में जो मीडियम होगा, इन दो चार्जेस के बीच में मीडियम, उसकी ये क्या है? एप्सिलॉन एम का नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। ये फ्री स्पेस की नहीं है, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। जो मीडियम यहां बीच में दो चार्जेस के बीच में है, उस मीडियम की क्या? परमिटिविटी। समझ आ रही ना बात? अब यहां पे एक टर्म इसको पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ाता हूं, फिर इस फार्मूले पे आएंगे तब आपको फील आएगा ये है क्या। समझ आ रही ना बात? पहले इस फार्मूले को लिख लीजिए। हम्म। हाँ हाँ। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिएगा इसके बाद।
रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, समझिएगा ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, बस यहां से समझ जाइएगा। ठीक है, देखो इसको दिखाते किससे है, एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन आर से। रिलेटिव परमिटिविटी को किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन आर से। ये होती क्या है, दो चार्जेस, ध्यान से सुनिएगा, दो चार्जेस कहां पे रखे हो, फ्री स्पेस में, जहां पे क्या हो, एयर हो, और इसके बीच की दूरी क्या हो, कुछ आर हो, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाए, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, एफ नॉट। एफ नॉट मतलब क्या है, दो चार्जेस कहां पे रखे हुए हैं, एयर में या फ्री स्पेस में, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाए, डिवाइड बाई फोर्स इन ए मीडियम। जब वही दो चार्ज किस में रखे हो, मीडियम में रखे हो, तो इन फोर्सेस के रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रुक जाओ छापो मत, एक एक स्टेप क्लियर हो जाए तब आराम से छापिए। अब आप देखो, अगर दो चार्जेस हैं और उनके बीच की दूरी आर है और ये किसी मीडियम में नहीं, कहां पे है, फ्री स्पेस में, तो आप जानते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, अगर मीडियम में रखा हुआ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइड बाई, अच्छा ये दोनों क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रही ना बात। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस से कंपैरिजन किसका, परमिटिविटी इन ए मीडियम इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। अब बहुत कंसेप्ट, फिर मैं कह रहा हूं अभी छापिएगा नहीं, आराम से छापिएगा, पूरा मौका मैं दूंगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा फार्मूला था और यहां तक हमने देख लिया था। ठीक है, बढ़िया से फील करिएगा इस चीज को। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप एक बात बताओ मुझे, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यहां से एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। तो अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन m की जगह पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला आपका, समझ आ। अब अगली बात सुनिएगा ध्यान से, अगर दो चार्जेस है और उनके बीच में एयर है तो परमिटिविटी कितना होगी, एप्सिलॉन नॉट होगी। कितना होगी, एप्सिलॉन, ध्यान से सुनो, अगर दो चार्जेस है और दो चार्जेस के बीच की दूरी क्या है, आर है, और इसके बीच में क्या है, एयर है, तो एयर है तो कोई मीडियम, तो उसमें परमिटिविटी कितना होगी, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे मीडियम कौन है, एयर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू अगर कितना है, 1 है, तो इसका मतलब दोनों चार्जेस कहां पे है, एयर में। तो अब यहां पे एप्सिलॉन आर की जगह पे 1 रखोगे तो फोर्स आ जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए होता है, जब कहां पे रखे हो। अब अगर सुनो अगला स्टेप, ध्यान से सुनिएगा, आपको बढ़िया लगेगा ये चीज समझ के। अगर यही चीज, ये दोनों चार्जेस यहां पे मीडियम जो होता, मीडियम में रखा होता, मतलब बीच में क्या होता, मीडियम होता, और मीडियम मान लेते हैं मेटल होता, क्या होता, मेटल होता। ध्यान से सुनना, और ये वाला चार्ज प्लस क्यू था और ये वाला चार्ज माइनस क्यू था। तो अगर ये मीडियम ना होता, एक मिनट, अगर ये मीडियम ना होता तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करता,
खींचता, क्या करता। लेकिन इस मीडियम के आने की वजह से, और मीडियम क्या है, मेटल, मेटल ये पॉजिटिव को तुरंत इलेक्ट्रॉन थमा देगा कि तुम न्यूट्रलाइज हो जाओ। अगर ये न्यूट्रलाइज हो गया तो इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो फोर्स किस कंडीशन में जीरो हो सकता है, जब एप्सिलॉन आर कितने के बराबर हो जाए, इंफिनिटी के बराबर। अगर कोई चीज डिवाइड बाई इंफिनिटी करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो जीरो कब हो सकता है, एप्सिलॉन आर क्या हो। तो इसका मतलब ये किसके लिए, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 एयर के लिए, और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये किसके लिए है, मेटल के लिए। और बाकी बॉडी के लिए क्या होगा, इसी के बीच में वैल्यू होगी। नहीं समझ आई बात, एप्सिलॉन आर। अच्छा ये चार्ज इसको क्या करने जा रहा था, खींचने जा रहा था ना, तो ये क्या कर लिया, इसने तुरंत एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ना मेटल के, तुरंत इनको क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन, ये चुपचाप हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया, इस पे फोर्स लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। तो फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब एप्सिलॉन आर क्या हो, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है ना यार, एप्सिलॉन आर इंफिनिटी होगा तभी तो ये जीरो होगा। तो क्लियर हो गया अब कि फार्मूला जनरली क्या होता है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, वो डिपेंड करता है कि बीच में चार्जेस के मीडियम कैसा है। ये तो फोर्स है जब एयर हो, बीच में मीडियम क्या हो, एयर हो। और ये कब है, जब बीच में क्या हो, कोई मीडियम। हो गया। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए ना, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया, छाप लिए कि नहीं। एक रिलेशन बता रहा हूँ, फिर एक इस पे ताजा ताजा क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी क्लास कल, ठीक है। क्या हुआ है, अभी तो देर नहीं हुई है? बस एक क्वेश्चन करेंगे ताकि ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो रिलेटिव, अच्छा रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट होगी या डायमेंशन, ऊपर भी परमिटिविटी नीचे भी परमिटिविटी, कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं हो, ठीक है। हो गया, सब टाइम में देख रहे होगा मोबाइल में उठा उठा, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो, तो 1 से इंफिनिटी के बीच में क्या होती है। अच्छा अब आपको फील आ रहा होगा परमिटिविटी मतलब क्या होता है, मतलब अगर मेटल होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसका मतलब बिल्कुल परमिशन नहीं मिली, है कि नहीं, उधर जाने की और हाथ बढ़ा के उसको खींचने की, है कि नहीं। तो समझ आया, फील आया परमिटिविटी क्या होती है। अब अगली चीज देखिएगा, एक चीज यहां से फील करिए, बस एक बात और उसके बाद क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताइएगा, 1 मिनट के लिए। इतना हिस्सा देखो, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाली चीज देखिएगा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा कब है, फोर्स, ये कब है,
फ्री स्पेस में फोर्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो जो फ्री, जब क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, उस वक्त जो फोर्स लग रहा होता है, अगर कोई मीडियम बीच में आ जाएगा तो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतना गुना फोर्स क्या हो जाएगा, जो एयर में था उससे उतना गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ रहे हो? बस इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बस क्लास। जैसे ये फोर्स कितने के बराबर है फ्री स्पेस में, तो जो फ्री स्पेस, जैसे दो चार्जेस थे, यहाँ पे दो चार्जेस है, एक Q1 है और दूसरा क्या है, Q2 है, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, तो ये अगर फ्री स्पेस है तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, F0। तो अगर इसके बीच में क्या आ जाए, मीडियम आ जाए, क्या आ जाए, मीडियम आ जाए, और ये मीडियम ये है, तो मीडियम के पास क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी होगी। अगर इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, तो जो फ्री स्पेस में, जब फ्री स्पेस था उस वक्त जो फोर्स था उसका 5 गुना क्या हो जाएगा, इस मीडियम के आने से कम हो जाएगा। जितना गुना रिलेटिव परमिटिविटी उतना गुना फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो एक क्वेश्चन आप करके बताइए, समझ आ रही ना बात, यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करिए। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लैक करना चाहिए, इसका बैकग्राउंड स्लाइड का है, 2 हो जाएगा। इसको करो, इसका बैकग्राउंड ब्लैक नहीं हो सकता। नहीं, बैकग्राउंड तो ब्लैक हो जाना चाहिए। हाँ, चलो, मैं बहुत काला आ रहा हूँ ठीक है, खैर काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो ना, अगले पेज पे हम कर लेते हैं ना इसका आंसर। ठीक है, कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज 10 न्यूटन। जब एयर है बीच में, मीडियम क्या है, एयर है, तो उस वक्त दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 10 न्यूटन। अगर उसके बीच में क्या आ जाता है, कोई मीडियम आ जाता है और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 5 है, रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की कितना है, 5 है, तो कह रहा है अब बताइए फोर्स कितना होगा। समझ आ रही ना बात? तो अगर इसको हम करते हैं यहां से, देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं यहां पे कर देता हूं। ठीक है, पहले क्या था, फ्री स्पेस, और ये चार्ज Q1 था, और ये चार्ज कितना था, Q2 था, और इसके बीच की दूरी कितना थी, R थी। तो फोर्स कितना लग रहा था इस वक्त, जो F0 लग रहा था वो कितना लग रहा था, 10 न्यूटन। अब बीच में क्या आ गया, यहां पे क्या था, एयर थी, अब बीच में क्या आ गया, मीडियम आ गया, यहां पे Q1 और यहां पे Q2, और जो मीडियम आया है इसके बीच में ना, मीडियम जो आया है इसके बीच में, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की कितनी है, 5। तो अभी फार्मूला बताया था मैं आपको, ठीक है, एफ मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, F0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। F0 कितना है, 10, और एप्सिलॉन आर कितना है, 5, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। 5 गुना घट गया मीडियम के आने से। समझ आ रही ना बात? तो ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब बाकी चीजें जो छोटी छोटी चीजें बीच में आई है उन सब के ऊपर कल एक बार फिर से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कल से क्वेश्चन ही चलेगा सिर्फ ज्यादातर। ठीक है।